आईआईटी का जो सिलेक्शन होता है ना, वो किसी बच्चे का नहीं होता, वो एक पूरे परिवार का, पूरी कम्युनिटी का सिलेक्शन होता है। मतलब आई रिमेंबर मेरा पूरा मोहल्ला त्योहार मना रहा था उस दिन, ऐसा लग रहा था कि सही में दिवाली मई मंथ में आ गई। Hello everyone, today we are sitting with none other than प्रशांत जैन सर उर्फ पीजे सर, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को कहते हैं। सर के साथ आज हम बात करेंगे एंड उनसे हम जानेंगे उनकी एस्पिरेंट से लेकर कैसे वो एजुकेटर बने, पूरी जर्नी। तो सर, जैसा हम जानते हैं AIR 42 इनको मिला है, IIT बॉम्बे में इन्होंने अपना आगे का कॉलेज लाइफ जिया है। तो आज और वो इसी के साथ अभी एज एन एजुकेटर हैं, एज एन एजुकेशनल और आई कैन से फंक्शनल हेड हैं एट अनअकैडमी कोटा सेंटर। तो लेट्स वेलकम हिम इन दिस शो एंड लेट्स गो थ्रू द जर्नी टुवर्ड्स। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। सर, हमारे लर्नर्स या फिर मैं कहूँ व्यूअर्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपने अपनी जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट की, कोचिंग लाइफ कैसे स्टार्ट हुई एंड कोचिंग लाइफ में कैसा कुछ आपका बेस्ट किस्सा रहा होगा, कुछ हर्डल्स भी आए होंगे, तो समथिंग ऑन दिस सर। करेक्ट। सो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दो पार्ट्स में करूंगा। सबसे पहले मैं अपना जो बिगेस्ट हर्डल है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और उसके बाद मतलब जो अच्छा किस्सा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यार, ये एक अजम्पशन होता है कि मैं कोटा से ही हूँ तो मेरे पास बहुत सारी अवेयरनेस होगी आईआईटी की तैयारी की। ऑन दी अदर हैंड मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड कॉमर्स का है। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने जब उनको बोला कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है और इसकी जो वो कोचिंग की फ़ीस 45,000 रुपीज़ है, तो बैक इन 2006 45,000 रुपीज़ पर ईयर वॉज अ वेरी वेरी बिग डील। आई रिमेंबर मेरी जो स्कूल की फीस थी वो पूरे साल भर की 12,000 रुपये थी उससे। तो अब हुआ ये कि जब मैंने पापा को बोला तो पापा ने बस ये चीज़ बोली कि यार तेरे को करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये कि जब मेरे पहले 1-2 हफ्ते थे ना, उस समय मुझे कुछ नहीं चमका क्लास के अंदर, और बच्चे बहुत धुआंधार थे। पटना से बच्चे आए हुए हैं, यूपी से बच्चे आए हुए हैं, महाराष्ट्र से बच्चे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं। मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मैं अपने स्कूल का फर्स्ट रैंकर था, बट यहाँ पे हर कोई बच्चा अपने स्कूल का फर्स्ट रैंकर था। कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, कोई स्टेट टॉपर था, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई अब बैंड बजने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उस समय मेरे मेंटर्स ने मुझे बोला कि यार ये 2 साल का एग्ज़ाम है, 2 साल की जर्नी है, तुम्हें देना 2008 में एग्ज़ाम, अभी इंटिमिडेट मत हो इन सब चीज़ों से। उन्होंने बोला, और उन्होंने बस एक चीज़ बोली, अपने कर्म करते रहो, और तुम्हारा सबसे प्राइमरी जो कर्म है ना वो ये है कि अपने टीचर्स की बात मानो। आपके टीचर्स जो भी आपको कहते हैं कि यार ये करो, तो वो आपको करना होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उनके पीछे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का सक्सेस उनके पीछे होता है। तो इसलिए मैंने वो बात मानी और बहुत अच्छा रहा। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है ना वो बहुत अमेजिंग था। तो मैं बहुत नोटोरियस बच्चा था स्कूल में, रेगुलर। अरे वाह, कॉफी आ गई, नाइस, थैंक यू सो मच। तो अब अक्टूबर की बात होगी, दिवाली का समय था, हमारे कोचिंग में अनाउंस हो गया था कि यार 10 दिन की छुट्टी होगी। स्कूल के अंदर भी छुट्टी होती है, तो प्रॉपर छुट्टी थी। अब मैं रेगुलर स्कूल जाने वाला बच्चा था। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, टाइम बॉम्ब लगाते थे। टाइम बॉम्ब का मतलब क्या होता था, एक सूतली बम होता है, राइट? रोप होती है जिसके अंदर, तो उसके आसपास हम लोग अगरबत्ती लगा देते थे। तो वो अगरबत्ती बेसिकली जलती रहती थी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी, जैसे नीचे आ जाएगी और उसकी जो एक लिट होती है उस पर लगेगी, तो फिर वो जल जाएगा। तो अब ये क्यों किया जाता था, ताकि अगर अब हमने वहीं पे बम जला दिया तो कोई हमें रंगे हाथ पकड़ सकता है। तो बहुत मेटिकुलसली हम लोगों ने एक क्राइम प्लान किया था, और स्कूल में हम लोग करते आ रहे थे, तो हमने कहा कोचिंग में भी करना चाहिए, तो कोचिंग में ही किया। बट अब वही है कि कुछ चश्मदीद गवाह मिल गए जिन्होंने हमें पकड़ लिया और फिर मेरा पूरा जो कार्ड था ना वो पंच हो गया। मतलब अभी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में पंच हो जाता ना, वैसे कार्ड पंच होता था, तो मेरा पूरा कार्ड पंच हो गया था उस समय। ओह गॉड। तो हमें सर ने पहले क्वेश्चन में एक लर्निंग भी दे दी है और साथ में एक एडवाइस भी दी थी कि क्या नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग की, अपने मेंटोर की बात और आई कैन से एजुकेटर की बात सुनो, वो जो वो बोले वो करो, एंड उसके अलावा सर जैसे नोटोरियस है वैसी चीज़ मत करना। बिल्कुल। ओके, सो कमिंग टू दी सेकंड क्वेश्चन सर। सेकंड क्वेश्चन आपकी कोचिंग लाइफ से रिलेटेड ही है कि आपने कोचिंग लाइफ तो जिया, ठीक है, उसके बाद आपने आईटी का एग्जाम दिया,
आईटी एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपकी AIR 42 आई है, सच अ बिग थिंग, तो उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन थी जब आप रिजल्ट देख रहे होंगे, फैमिली सिचुएशन क्या थी एंड क्या वो पूरी जर्नी रही, और आई कैन से क्या वो मोमेंट था, उसके बारे में बताइए सर। सो मतलब जो मेरा एग्ज़ाम का टाइम था ना और रिजल्ट का टाइम था, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत कम अवेयरनेस थी। मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम से पहले प्रेशर फील करना होता है और एग्ज़ाम के बीच में रेस्ट नहीं करना होता है, ऐसा कुछ मुझे आइडिया ही नहीं था। तो हुआ ये कि मेरा पेपर 9 से 12, 2 से 5 था। मेरे पापा मुझे छोड़ने गए। पहला पेपर मेरा हुआ, मैंने बिल्कुल ऐसे दिया जैसे मेरे कोचिंग का टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे दिया था। अब 12 से 2 के बीच में मैं घर पे आया। घर पे मेरे पापा लेने आए थे। अब हम लोग बढ़िया फैमिली है। बढ़िया फैमिली में क्या होता है, संडे को ताश खेली जाती है, कार्ड्स। तो वो खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी खेल लेता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट। हाँ, एग्जाम के दिन, तो मैंने कहा मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो मैंने खेला, फिर आधे घंटे सो गया। फिर ये मुझे पता था, मेरे टीचर्स ने मुझे बोला था कि लाइट लंच करना, तो मैंने लाइट लंच किया। फिर मैं 2 बजे गया, 2 से 5 मैंने एग्जाम दिया, बट मुझे उस समय स्लीपी फील हो रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है, और थोड़ा एक एग्जाम में ब्लंडर हो गया मुझसे। मैंने क्या किया कि एक कॉम्प्रीहेंशन था जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों का आंसर सही निकाल के गलत मार्क कर दिया OMR में। ऐसा हो गया, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अब उसके बाद क्या मार्क्स निकाल लिए मैंने। जब मैंने मार्क्स निकाले तो मेरे टीचर्स ने कहा कि यार तेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है, तो यार टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। तो अब रिजल्ट के दिन की बात करते हैं। रिजल्ट आने वाला, तो उस समय डायल अप कनेक्शन होता था। आपको पता है डायल अप कनेक्शन क्या होता था? डायल अप में क्या 2G स्पीड टाइप आती थी। सुबह 8 बजे का था कि सुबह 8 बजे रिजल्ट आएगा। सिंपल एक स्क्रीन चीज लिखी आती थी स्क्रीन पर, कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड फॉर, और उस समय IIT JEE होता था, JEE एडवांस नहीं होता था। यू हैव क्वालिफाइड IIT JEE एंड योर जनरल रैंक इज दिस, ऐसे लिखा आता था। तो अब मैंने अपना रोल नंबर डाला, ओपन ही नहीं हुआ, लिखा आ गया सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा कुछ। तो वो होता है ना एरर 404, ऐसे लिखा आ गया। अब मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने वापस रिफ्रेश की साइट, और मैंने अपने दोस्त का रोल नंबर डाला, जिसके मुझसे बेटर मार्क्स थे। मार्क्स लगा लिए थे हम सब ने। तो उसने जैसे मार्क्स लगाए, उसका मैंने डाला, उसकी ऑल इंडिया रैंक 14 आई। मैंने कहा सही है यार, ऑल इंडिया रैंक 14 आ गई इसकी, तो 18 सॉरी, ऑल इंडिया रैंक 18 आ गई। अब मैंने फिर अपना रोल नंबर डाला, फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर मैंने अपने दोस्त का डाला, जिसकी मेरे से खराब मार्क्स थे। अच्छा। उसकी 95 रैंक आई। मैंने कहा यार इसकी 95 रैंक आई है, इसकी 18 रैंक आई, मेरी इसके बीच में आनी चाहिए, बट ओपन ही नहीं हो रहा। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, और कोई मैंने गलत OMR तो नहीं भर दी। मैंने अपने जैसे OMR में आंसर गलत भरे थे, वैसे रोल नंबर तो गलत नहीं भर दिया। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में इतनी परेशान हो गया मैं, उतने में मेरे भाई ने बोला भाई रिजल्ट खुल गया, तेरी 42 रैंक आई। अब दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी। 42, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग रैंक इन टॉप 100, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इन टॉप 50। फिर मेरी 42 रैंक आई, और उस साल IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के अंदर 44 सीट्स थी। अच्छा। तो मेरा अश्योर हो गया कि मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही मिलेगा। और मेरी मम्मी तो ऑब्वियसली मतलब रोने लग गई थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर फ़ोन करने लग गए कि मेरा घर का नाम निक्कू है, कि निक्कू की ये रैंक आई, निक्कू की ये रैंक आई, निक्कू की ये रैंक आई। अब अगले दिन अखबार में रिजल्ट आया। मेरे नाना जी है ना, वो अभी मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे नाना जी ने देखा रिजल्ट। उन्होंने कहा यार ये फ़ोटो तो निक्कू की है, नाम प्रशांत जैन लिखा है। तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको मेरा नाम पता ही नहीं था कि मेरा नाम प्रशांत जैन। तो उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया। मेरी मम्मी एक दिन पहले बता चुकी थी उनको कि रिजल्ट आया है और निक्कू का बहुत बढ़िया है, कि पूरे इंडिया में 42 रैंक आई है। तो फिर नाना जी को उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ है, उन्होंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने सब जगह बताया। तो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड। इनफैक्ट IIT का जो सिलेक्शन होता है ना, वो किसी बच्चे का नहीं होता, वो एक पूरे परिवार का, पूरी कम्युनिटी का सिलेक्शन होता है। मतलब आई रिमेंबर मेरा पूरा मोहल्ला त्यौहार मना रहा था उस दिन। ऐसा लग रहा था कि सही में दिवाली मई मंथ में आ गई। वाह, कितनी बड़ी बात सर ने बोली, दिवाली मई मंथ में आ गई, मतलब सच अ बिग मोमेंट। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अगेन सर। थैंक यू मैम। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज, जब आप IIT बॉम्बे गए, जब आपने देखा कि दिस इज माय कॉलेज, आपके कुछ ड्रीम्स भी रहे होंगे पहले, फिर देन रियलिटी आपने देखी दैट यू आर इनटू IIT बॉम्बे अब, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, कैसा आपको लगा व्हाइल यू एंटर्ड IIT बॉम्बे, एंड ऑब्वियसली दैट आल्सो इन कंप्यूटर साइंस? करेक्ट। सो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस
हर एक बच्चे का ड्रीम होता है आज भी। जब बच्चा स्टार्ट करता है ना प्रिपरेशन, सबको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस की चाहिए होती है। अब थैंकफुली मुझे पता ही नहीं था कि कंप्यूटर साइंस नाम की कोई चीज़ होती है, आईआईटी बॉम्बे सबसे बेस्ट है, मुझे ये भी नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। एग्जाम हो गया, रैंक आ गई, 30 मई को मेरा रिजल्ट आया था और मेरी कॉलेज काउंसलिंग के लिए मैं कॉलेज गया था। सबसे पहले मैंने उस समय अपना कॉलेज देखा था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गया था और मुझे पता था कि मैं 2 दिन बाद वापस लौटने वाला हूँ। तो मैंने उस समय एक्नॉलेज नहीं किया कि आई बिलोंग टू आईआईटी बॉम्बे। आई डिड नॉट एक्नॉलेज इट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे पता था मैं 2 दिन के बाद घर जाने वाला हूँ। राइट, इट वॉज नो बिग डील फॉर मी। मैंने काउंसलिंग प्रोसीजर किया, सब चीजें करके मैं घर आ गया। अब उसके बाद जब आईआईटी की जाने के लिए पैकिंग हुई, 2 बड़े बड़े सूटकेस पैक हुए, मैं मम्मी पापा हम लोग गए। मम्मी ने पूजा की जो एक होती है, दही शक्कर खिलाया, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले मम्मी रोने लग गई। मैं अब उनके लिए तो विदाई थी एक तरह से, जबकि वो मेरे साथ ही जा रही थी। ठीक है, रोने लग गई। फिर जब मैंने घर छोड़ा, मेरे को थोड़ा सा मतलब इमोशन तो ऑब्वियसली फील होते ही है, तो मुझे भी इमोशन फील हुए कि यार मैं एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग 3 भाई बहन, तो जैसे गर्मी की छुट्टियों में भैया कहीं चला जाता था, मेरी बहन कहीं चली जाती, मैं कहीं नहीं जाता था। अच्छा। मैं हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहता था। अच्छा। तो मैं मतलब एक तरह से उनका लाडला था, सबसे ज्यादा क्लोज था। तो मैं जाता भी नहीं था कहीं भी, तो मैं पहली बार दूर जा रहा था। तो मम्मी की भी हालत खराब थी, मैं थोड़ा इमोशनल था। अब हुआ ये कि जब हम लोग गए, पूरा उस समय तक यूफोरिया था सिलेक्शन का, सब लोग कांग्रेट्स करते थे, तो मैं उस दौरान इतना सोच नहीं पाया, सिंक इन नहीं कर पाया कि यार मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले जो वो मोमेंट था ना, इट वॉज 6 AM इन द मॉर्निंग। मेरी जो ट्रेन थी वो 6:30 बजे मुंबई पहुंचने वाली थी। मुंबई एक आइलैंड है, हर जगह से मुंबई में एंटर करने के लिए सी को क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं सी को जब मैं क्रॉस कर रहा था ना, तो उसका एक ब्रिज था बहुत बड़ा, उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो एक बहुत अलग आवाज़ होती है। और वो उस आवाज़ को मैंने फील किया, उस आवाज़ में मैंने सोचा कि लाइक दिस इज द साउंड ऑफ माई ट्रांजिशन फ्रॉम a schoolboy, from an average aspirant to an IITian. जो next 4 years होने वाले, it is going to be a sea of opportunity. मैं जब सी को देख रहा था कांच से बाहर निकल के कि यार ये समुंदर है, मुझे बोला था लोगों ने कि आईआईटी बॉम्बे सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मुझे दिखा, मैंने उसको एक्नॉलेज किया। एंड अभी तक मेरी जो भी रैंक थी, मैं कितना भी टॉपर हूँ, कुछ भी हूँ, बॉम्बे इज प्लेस ऑफ टॉपर्स। मैं वहाँ पे फर्स्ट रैंकर नहीं था, मैं वहाँ पे भी 42nd रैंकर था। मेरे से ऊपर के बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मुझसे ज़्यादा बात करने वाले लोग होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होंगी, स्पोर्ट्समैन मुझसे बेटर हो सकते, सब चीज़ें होंगी, कैपेबिलिटीज। तो मेरे लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था। मुझे दिख रहा था कि यार इस समुंदर का मैं एक छोटा सा अंश हूँ, बट आई हैव टू मेक इट बिग। And with that belief, I entered into the IIT Bombay. Wow, such a nice thing. एक वो मोमेंट सब जैसा सर ने बताया कि बॉम्बे के समुद्र को देखकर उन्हें अपने अपॉर्चुनिटीज का पूरा समुद्र दिख रहा था। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज, आप जब आईआईटी में पढ़ रहे थे, आप जब अपना कॉलेज अटेंड करते थे, तो उस टाइम पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे? कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट था? अब एक्चुअली जब मैं आईआईटी गया था ना, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो हमारे ओरिएंटेशन हुआ, डांस का, ड्रामा का, सबका हुआ था। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था। ओके, सो मैंने आईआईटी बॉम्बे को रिप्रेजेंट भी किया डांस के अंदर। और मतलब मैं बिल्कुल पतला दुबला सा था, जो एक आइडियल फिजिक चाहिए होती है डांस के लिए, वैसी थी मेरी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में डांस पिक किया, और स्पोर्ट्स पिक करना कंपलसरी होता था, तो मैंने वॉलीबॉल पिक किया था। वॉलीबॉल, ओके। क्रिकेट इज माई हार्ट, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स आई वांट क्रिकेट। बट पॉइंट ये कि क्रिकेट सबको अच्छा लगता है, तो वहाँ पे तो मिलता नहीं, मेरे को मिलता नहीं वहाँ पे। अच्छा, मिलता एक्चुअली मैं इतना अच्छा खेलता नहीं था, तो मेरे को मिलता नहीं वो। अच्छा, एक्चुअली इसमें सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाले लोग आते थे, तो मेरे को मिलता नहीं, मुझे पता था ये बात, तो मैंने वॉलीबॉल चूज किया। ओके। तो वॉलीबॉल में खेलता था। और डांस के अंदर मतलब हम लोग के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, आई स्टिल रिमेंबर, एक बार जनरल चैंपियनशिप हुई थी, मैं हॉस्टल 9 में था, हम लोगों को डांस प्रिपेयर करना था। अच्छा। We stretched for 60 hours without 60? sleep. 60 hours. Without okay. sleep. Only naps of 15-20 minutes, 15-20 minutes. It was extended weekend. आप ऐसा मान लो कि
मतलब 15 अगस्त को 15 अगस्त थी, मतलब 15 अगस्त मंडे को या फ्राइडे को थी और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हाँ, तो ऐसे एक्सटेंडेड वीकेंड था। ओके, वी स्लॉग्ड हार्ड, वी वन द सेकंड प्राइज। और उसके बाद मतलब वो रात को इवेंट हुआ, मैं रात को सोया, अगला दिन मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं किया। मतलब इतनी तेज नहीं। आई वॉज सो, मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब उस दिन क्या हुआ मुझे पता नहीं। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बताया कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, अच्छा, मैंने दिन में लंच किया है, मतलब मेरे दोस्त लोग ही मुझे लेके गए, ओके, डिनर कराया, फिर मैं सो गया, फिर मैं अगले दिन उठा। तो जस्ट इमेजिन कि 8 अक्टूबर को गायरेशंस होता है, हाँ, वो गायरेशंस था। अच्छा, 9th अक्टूबर डिड नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। आई वोक अप ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। 60 hours of तो क्योंकि 60 आवर्स था ना वो, मतलब दिमाग में इतना मेंटल वो आ जाता है, एक इनर्शिया आ जाता है कि यार अब तो सोना ही सोना है। एग्जैक्टली सर, 60 hours is such a big time. हाँ, Yeah. सो दैट वाज द टाइम। तो ये कॉलेज में इस तरह से, मतलब पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, इसी से पर्सनालिटी बनती है। आईटी बॉम्बे सबसे अलग क्यों, मतलब व्हाई? मैं आपको ना इसको एक मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके, ठीक है। आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर। सो पुरानी आईआईटीज होती है, एक सर्कल पुरानी आईआईटीज का मान लेते हैं, हाँ, एक हम लोग ले लेते हैं कि सिटी लाइफ, और एक ले लेते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, इन तीनों का सबसे अमेजिंग इंटरसेक्शन है ना, उसमें 2 कॉलेजेस सबसे ज़्यादा आते हैं, दिल्ली और मुंबई। आईटी दिल्ली, भाई मेट्रो सिटीज़ है, सिटी लाइफ बहुत अमेजिंग है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा इसलिए आता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स के ऑफिस मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं। हाँ, और आईआईटी बॉम्बे इज ट्वाइस द साइज ऑफ आईआईटी दिल्ली। ट्वाइस, ओके, देन आईआईटी बॉम्बे का जो बाहर का कल्चर है वो भी बहुत अच्छा है। आई रिमेंबर सेंट जेवियर्स का फेस्टिवल होता था मल्हार, वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते थे। सो मुंबई हैज़ अ वेरी रिच कल्चर, सी, अगेन, राइट, मरीन ड्राइव, एवरीथिंग वाज देयर। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, और मतलब मैं मुंबई में पहले ईयर था ना, तो उस समय टेररिस्ट अटैक हुए थे, अच्छा, 26/11 इफ यू रिमेंबर। या, 25th ऑफ नवंबर को मैं उसी लोकेशन पे था। ओह, मैं मतलब उसी लोकेशन पे था 25th ऑफ नवंबर को। एक, 26th ऑफ नवंबर को वो अटैक्स हुए थे। ऑब्वियसली मतलब मुंबई बहुत लाइवली सिटी हाँ, है ना, मतलब सही, इट्स अ वेरी जुबिलेंट सिटी, मतलब मेरे को कहते बहुत हैं सो, मतलब बॉम्बे में जो रह लिया वो कहीं भी रह सकता है। एग्जैक्टली। तो मैं 4 साल मुंबई में रहा ना, मतलब मुंबई इज अमेजिंग प्लेस, So how and much that is what makes IIT Bombay very different. Okay, so he has given his mathematical answer, कैसे रेडियस उसका कैसे बढ़ा, और एंड एवरीथिंग, लाइक किस तरीके से सर को आईआईटी बॉम्बे सबसे अलग लगता है। नाइस थिंग सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू नाउ कम्स अप अगेन विद दिस आईआईटी बॉम्बे इटसेल्फ, कि आईआईटी बॉम्बे से जब आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की, आफ्टर योर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, सो डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था सर आपका, या फिर यू केम डायरेक्टली टू कोटा एज एन एजुकेटर? सो 3rd ईयर में हमारी इंटर्नशिप होती है। मेरा रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मैं कंप्यूटर साइंस में था, मेरी सीपीआई अच्छी थी, मैं एक्स्ट्रा करिक्स में बहुत अच्छा था, तो मैं हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाता था। माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर वेरी बैड। अच्छा, आई कम फ्रॉम कोटा, हाँ, सो मेरे प्रोनाउंसिएशंस में लोकल चीज़ें आती थी। अच्छा, लोकल मतलब एक होता है लोकल फ्लेवर, एक टोन आती लोकल थी, टोन, और मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था। तो आई गॉट रिजेक्टेड इन 17 इंटरव्यूज। इन 17 इंटरव्यूज, अच्छा। 17 इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट हुआ। अच्छा, और उसका रीजन यही था कि मैं मैथमेटिकल राउंड में सब तो क्लियर कर लेता था, हाँ। आई हैड दैट एप्टीट्यूड इन मी, बट मैं एचआर राउंड क्लियर नहीं कर पाता। अच्छा, द वेयर द कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो फिर मैंने क्या ना एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली, हाँ, और 4th ईयर में मेरा day 1 प्लेसमेंट हुआ, एंड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज इन आईआईटी बॉम्बे। आई वेंट टू एम्स्टरडैम, ऑप्टिवर होल्डिंग्स, वहाँ पे 6 महीने मैं रुका। उससे पहले है ना, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, एक्चुअली आई वाज अबाउट टू स्किप द प्लेसमेंट्स, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई सैट इन इट। बट एंड मुझे मतलब बहुत ड्रीम जॉब मिली थी, बहुत लोगों का ड्रीम था, बट वो मैंने चुरा लिया। ठीक है, क्योंकि आप सोचो एम्स्टरडैम, यूरोप, अमेजिंग प्लेस। अगेन यूरोप में जॉब करना बहुत अमेजिंग था, ट्रेडिंग जॉब थी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पैसा बहुत सारा था, बहुत सारा पैसा था, मतलब इट वाज द हाईएस्ट पैकेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो या, सो आई गॉट द प्लेसमेंट, एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन।
फिर यूपीएससी में समझ में आया कि यार यूपीएससी नहीं करनी है. माई लाइफ डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन मतलब मुझे बस ये समझ में आता है लाइफ में कि यार मुझे ये नहीं करना है. मैं तो करके देखता हूँ, फिर मुझे समझ में आता है ये नहीं करना है, फिर दूसरी चीज़ करो. एंड टीचिंग इज समथिंग इन विच आई फाउंड पैशन. You found passion. यस. ओके. तो सर की ये जर्नी रही कि कैसे उनको प्लेसमेंट मिला था एंड उन्होंने कैसे उसको छोड़ा और आई कैन से यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ गए, बट उनको वहाँ पे समझ आ गया कि अब उनको यूपीएससी नहीं करना है. ओके, सो नाउ दिस गिव्स मी अनदर क्वेश्चन. आफ्टर यू केम एज एन एजुकेटर हियर इन कोटा, राइट, सो आपका कैसा टीचिंग मेथोडोलॉजी रहता है या फिर आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या वे ऑफ टीचिंग रहता है आपका? अब इसका आंसर मैं बहुत सिंपल तरीके से करना चाहूँगा. मैं खुद 42 रैंक लेके आया, राइट. तो एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी फॉलो करके मैं 42 रैंक लेके आया हूँगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है. मैंने इस चीज़ पर बहुत रिसर्च की, अलग अलग मेथोडोलॉजी देखी और मैंने एक ही चीज़ पाई कि जो मैंने किया था ना वही बच्चों को करना चाहिए. मैं बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी रखता हूँ. फेथ एंड डिलीवर. फेथ एंड डिलीवर. आप लोग को फेथ रखना है कि सर जो बता रहे हैं वो बेस्ट है. आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल डिलीवर. होमवर्क मैं बच्चों से करवाता हूँ लाइक अ ओल्ड स्कूल टीचर. एज एन मैथ्स टीचर फिर मैथ्स में मतलब बिल्कुल मैं बच्चों को क्लियर बोलता हूँ कि मैंने जो शीट दी है उसको होमवर्क करना पड़ेगा. आपको नहीं छोड़ना है. क्लास में नोट्स बनाने पड़ेंगे, हर तीसरे चौथे हफ्ते टेस्ट देना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. एंड माई फोर्टे इज अमेजिंग एग्जीक्यूशन. मैं इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता हूँ. मैं अपने बच्चों को मॉनिटर करता हूँ कि यार तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे. आजकल के बच्चे और मेरे अंदर जो मेरे को डिफरेंस दिखता है ना, हमारे टाइम पे बहुत ओबीडियंट बच्चे होते थे. अगर टीचर्स ने बोल दिया बच्चे कर लेते थे. आजकल बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं. अरे सर यार इधर बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे बहुत कुछ. एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन. फोमो इतना ज़्यादा है कि यार ये मेथड बहुत अच्छा है, ये मेथड बहुत अच्छा है, कौन सा मेथड हम करें. मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि तुम सब सोच समझ लो. पहले प्रिपरेशन से पहले सोच लो जो भी तुम्हें सोचना है. उसके बाद तुमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई पीजे सर से पढ़ना है. अब पीजे सर से पढ़ना है तो पीजे सर की मेथोडोलॉजी से पढ़ना है. फिर मेरी जो मेथोडोलॉजी मैं वो अप्लाई करता हूँ. 2 साल तक बच्चों को मॉनिटर करता हूँ, मेंटर करता हूँ. और फाइनली आई एम प्राउड टू से कि अभी मैं IIT कानपुर गया था तो अराउंड 1200 का बैच है. मैं जब गया ना आई वॉज सरप्राइज्ड. अराउंड 200 स्टूडेंट्स, मतलब 200 बच्चे मेरे आसपास आके खड़े हो गए, मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं. हम पब्लिक इवेंट पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे फैन होते हैं, वो आते हैं. बट IIT के अंदर वो बच्चे थे जो सिलेक्टेड थे. जस्ट इमेजिन इन IIT कानपुर आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स केम टू क्लिक सेल्फी विद. बहुत सारे बच्चे और भी होंगे जो मुझे जानते होंगे बट नहीं आए किसी और एंगेजमेंट की वजह से, क्योंकि मैं वर्किंग डे पे गया था. सो दिस वाज द इम्पैक्ट व्हिच आई कुड फील my methodology has. One of the biggest fan moment as well, sir, for you, like कैसे students आपके पास आए for a selfie. यार ये ना ये मतलब fan moment I would like to say कि Unacademy has enriched us with so many moments. Unacademy ने हमें एक तरह से सेलिब्रिटी बना दिया है. मतलब हम लोग YouTube चैनल्स पे जाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं. तो जो हज़ारों बच्चे हमें देखते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया बात करता है, ये बहुत अच्छी बातें बताता है, इससे किसी दिन मिलना होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा. तो ऐसे वो फ़ैन बन जाते हैं हमारे. फिर वो बच्चे मिलते हैं तो जैसे IIT कानपुर वाले किस्सा था, कोटा के भी बहुत सारे किस्से हैं. जब मैं कहीं जाता हूँ, मतलब अभी मैं मॉल जाता हूँ ना, तो यहाँ पे जो सिटी मॉल है, मैं कभी भी बिना मास्क के जा ही नहीं सकता. स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, देन दे विल कम फॉर सेल्फी. तो अब वो क्या फैमिली के साथ एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है. तो मैं कभी भी बिना मास्क के जाता ही नहीं. मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ, हुड भी पहनता हूँ. इसी वजह से गर्मी में हुड पहन के जा रहा हूँ. तो वो चीज़ है. बट जो IIT कानपुर वाला भी जो था ना, इट वॉज दी बिगेस्ट, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड बच्चे थे वहाँ पे. उनमें से कुछ बच्चों को पता है मेरा नाम भी नहीं पता था. उनको ये पता था कि ये pre-RMO वाले सर है. So I am the most watched educator in examination called pre-RMO, which is just like JEE. अच्छा. तो उनको ये बता ये pre-RMO वाले सर. They could recognize me with my face. So that was a big moment, and like I would like to thank Unacademy and my learners
हम जो भी हैं सब आप लोगों की वजह से ही है. So because of your love and affection, and obviously because of your hard work as well, sir, that you have reached here, right? Then, so learners, this is again a learning point for all of you, that you do all sort of preparation, all sort of planning at, you know, when you are planning कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. But if you are stick that एक जगह हमने decide कर लिया, then listen to your mentor. Sir जैसे कह रहे faith and deliver. Then understand this thing किस तरीके से सब पढ़ा रहे हैं. Then follow that blindly. Follow whatever your educator is saying blindly, right? Correct. Okay, so next question to you, sir, is that अभी being an educator, आपके सामने जैसे students आते हैं, आपकी class हुई, उसके बाद students come for so many doubts. तो how do you cope up with that? And जब आपने as an student आपने भी doubts पूछे होंगे, तो उस time में और इस time में थोड़ा difference, and how do you cope up? एक्चुअली मैं जब पढ़ता था ना, मैं नोटोरियस तो था बट इंट्रोवर्ट भी था. Okay. ठीक है, तो मैं ज़्यादा डाउट्स पूछता नहीं था. मैं अपने दोस्तों से सेटल कर लेता था. सर के ना एक रियलिटीज हमें पता लगे, हाँ. then studious, then the notorious, then introvert, right? तो मैं क्या ना अपने दोस्तों से ही पूछ लेता था हम्म. क्वेश्चन. मुझे बहुत अजीब लगता था टीचर से पूछने में. और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं. कुछ बच्चे मगर आउटस्पोकन होते हैं, वो आते हैं. तो रिचुअल है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो बाहर जैसे हम लोग निकलते हैं तो वहाँ पे डाउट्स बता देते हैं. उसके अलावा बच्चे हमें रीच आउट करते हैं, हमारे नंबर्स काफ़ी सारे बच्चों के पास होते हैं, तो उनको डाउट के लिए टाइमिंग देते हैं एक पर्टिकुलर. जैसे मैक्सिमम बच्चों को ना अकेडमिक डाउट्स होते ही नहीं, उनके डाउट्स प्रिपरेशन रिलेटेड होते हैं. इट्स अ 2 ईयर प्रोसेस एट द एंड ऑफ द डे. 2 ईयर प्रोसेस में सेम चीज़ हर दिन कर पाना इम्पॉसिबल. तो बच्चों को लगातार मोटिवेशन देना पड़ता है, लगातार उनको पुश देना पड़ता है. तो यही सब चीज़ों का डाउट्स होते हैं. तो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ. आई हैव डिवोटेड द मॉर्निंग टाइम, द फर्स्ट हाफ, टू द स्टूडेंट्स डाउट. अच्छा. मेरे पास बहुत सारे डाउट्स कलेक्टेड रहते हैं. बच्चों को यूजुअली विद इन 72 आवर्स आई ट्राई टू रिप्लाई. You try to Reply. Okay. Yes. Okay. So this is how sir cope up with the students, and he shares about all the doubts, you know, the students are getting. Okay. So last but not the least, sir, again a very important question for all of us to know. एक टाइम था सर जब आप स्टूडेंट की सीट पे बैठे थे, राइट? देन एक अभी टाइम है वेयर यू आर सिटिंग एज एन एजुकेटर की सीट पे. क्विक थ्रू फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू द एजुकेटर, एक इस सीट से लेकर इस सीट पे बैठने का एक छोटी सी जर्नी, राइट? करेक्ट. सो एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी. अच्छा. एंड आई एक्चुअली हैव टेकन द क्लास इन दैट क्लासरूम जहाँ पे मैं भी बैठा करता था. फिर तो एक और अच्छा और रखा होगा, मतलब वो पर्टिकुलर सीट जहाँ पे मैं बैठता, हमारे सीट एलोकेशन होता था. अच्छा. एक पर्टिकुलर सीट थी, वहीं पे मैं बैठता था. तो मैंने उसके सामने क्लास ली हुई है. तो जो पूरी जो जर्नी है ना, इट हैज़ बीन एनरिचिंग. मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि लोग जॉब करते हैं ना, तो 3 फैक्टर्स होते हैं लार्जली. एक होता है कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन है, कितना पैसा मिल रहा है, कितना फेम मिल रहा है. ये 3 चीज़ें जनरली लोग देखते हैं. टीचिंग इज वन सच प्रोफेशन विच हैज ऑल द 3. वी गेट सो मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम दी पेरेंट्स जिनके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं. इट्स सो अमेजिंग. जब मैं स्टूडेंट था ना, आई हैव गिफ्टेड. अब मैं एजुकेटर हूँ, मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं. जब मैं स्टूडेंट था, मैं सारा होमवर्क करता था, और उसी लर्निंग से आज मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ. क्या जब मैं ऐसा करता था, मैं हमेशा बस अपनी स्टोरी बताता हूँ बच्चों. क्या जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैं ऐसे करता था, तुम भी ऐसे करो. मैं स्टूडेंट था, तुम भी ऐसे करो. मैंने ऐसे किया, तुम भी ऐसे करो. मैं हमेशा यही नरेटिव रखता हूँ. और जो ये पूरी जर्नी है ना, इट हैज़ बीन एनरिचिंग, रिवॉर्डिंग. एंड व्हेन आई लुक बैक नाउ, मुझे यही लगता है आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू दिस. सो दैट इज what my journey is. It has really given a goosebumps, right? कितने अच्छे से सर ने अपनी जर्नी बताई. So learners or the viewers, this can be your journey as well. So just follow him, follow all your other educators, and you will crack it. So this is how we come to an end of the show, sir. Thank you, ma'am. So thank you for so having much. me. It was a great time. It was lovely time with sir, and हमें इतनी सारी learnings मिली, इतना कुछ सीखने को मिला. So we'll come up in the next video again. Till then, goodbye.